हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। तो सबसे शुरुआत में हम समझेंगे टाइटल के बारे में। एक्चुअली ये पूरा जो चैप्टर है वो डेवलपमेंट के बारे में ही बात करने वाला है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशन दी है। उसके पहले आपको बता दूं कि हर एक पर्सन जो है उसके हिसाब से एक अच्छी इम्प्रूव्ड लाइफ जीना मतलब क्या है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, हर एक को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा इनकम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या करती है, तो इन सब चीज़ों से इंप्रूवमेंट होती है लोगों की लाइफ में। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छे से जी सकते हैं अगर ये सब चीज़ें उनको मिलती है तो। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब ही वही है, क्या इंप्रूवमेंट होना किसमें, इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों की लाइफ अच्छी इंप्रूव है, साथ ही साथ वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और लोगों की सब भलाई हो रही है। इस सब का मतलब भी हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट है। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अर्निंग मोर मनी। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, बट अबाउट ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड। लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका क्या होना, तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट होना। ओके, दिस इज द मीनिंग, दिस इज द डेवलपमेंट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट बोल सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द डेवलपमेंट। डेफिनेशन के बाद आपको एक बात बता दूं कि जो हर एक पर्सन होता है, मीन्स डिफरेंट पीपल, हर एक पर्सन के खुद के गोल्स होते हैं, खुद के ध्येय होते हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। मीन्स हर एक की जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट की वो अलग अलग होती है। कैसे, तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है। वो टेबल जब हम देखेंगे तो यू विल क्लियर दैट कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर एक पर्सन की खुद के एस्पिरेशंस होते हैं, खुद के गोल्स होते हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। अभी टेबल नंबर 1.1 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स। अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो एक साइड में कैटेगरी ऑफ पर्सन दिया है और उस दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में डेवलपमेंटल गोल्स दिए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपकी लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो रूरल एरिया में कंट्री साइड में रहने वाले जो लैंडलेस, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, ऐसे जो लेबरर है, ओके, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है। तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होते हैं मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए काम मिलना चाहिए, एंड बेटर वेजेस, वो जो काम कर रहे हैं मजदूरी उनको अच्छी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके और डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, जैसे कि लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। जो लोकल स्कूल है उन्होंने अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को, उनके बच्चों को, और कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो लीडर भी बन सके विलेज के, ये उनके लिए क्या होता है, तो डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। ठीक है, उसके अपोजिट में आप देखेंगे जो कि प्रॉस्परस फार्मर्स है पंजाब के, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फ्रॉम देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीफ लेबर। उनके लिए क्या होता है, तो उनका फैमिली इनकम ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए उनकी जो प्रोडक्ट्स है, क्रॉप्स है, उनको अच्छा सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए मार्केट में। ठीक है, और उनको जो लेबर मिले, लेबर जो उनके यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको सस्ते इसमें मिले, हार्ड वर्किंग मिले, ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल है। और वो चाहते हैं कि दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अब्रॉड में सेटल कर सके। दैट इज़ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर देम। उसके बाद देखो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे फार्मर्स की जो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं किस पे, तो रेन पे, बारिश पे। उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, एक अच्छी सी इरिगेशन फैसिलिटी उन्हें मिले। अश्योर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, ओके, जो उनके क्रॉप्स है उनको अच्छे से वाटर फैसिलिटी मिले, दैट इज़ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर देम। क्रॉप इंश्योरेंस इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, अगर क्रॉप उनका जल जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए उन्हें क्या मिलना चाहिए, तो क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उनके जो क्रॉप्स है उससे उन्हें अच्छा
क्या मिले तो प्राइज मिले, दैट इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर देम। आगे देखेंगे रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ऐसी वुमेन जो कंट्री साइड में रहती है, रूरल एरिया में रहती है और कैसी है तो लैंड ओनिंग फैमिली से वो आती है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल रहेंगे इक्वल राइट एज मेन इन द फैमिली, उसको भी मेन जो है फैमिली के उनके हिसाब से इक्वल राइट्स उसे मिलने चाहिए, दैट इज़ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर हर। मोर फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और रिस्पेक्ट। अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। पार्टिसिपेशन इन फैमिली डिसीजन, जो भी फैमिली के डिसीजंस होते हैं उसमें उसको पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गुड एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, स्टेबल एंड वेल प्लेड एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा सा स्टेबल और वेल प्लेड एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। ठीक है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी सी करियर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। उसके बाद है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ऐसा लड़का कि जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया में रहने वाला, सिटी में रहने वाला, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं तो उसके लिए हो सकता है देखो गुड क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो भी अच्छी, हायर इनकम एंड कंफर्टेबल लाइफ, अच्छा इनकम हो, कंफर्टेबल लाइफ जीने को मिले, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी और वर्क अब्रॉड, या फिर अपॉर्चुनिटी मिले सीखने के लिए अब्रॉड में या फिर वहाँ पे काम करने की क्या मिले अपॉर्चुनिटी मिले, दैट इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ बॉय हु लिव इन रिच अर्बन फैमिली। उसके बाद ये देखो एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ये तो दिया है गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़की चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले, उसके भाई के जैसा वो डिसीजन ले सके उसके खुद के, ओके, और वो भी चाहना चाहेगी कहाँ पे तो स्टडी करने के लिए अब्रॉड में, दैट इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर हर। जो हमने टेबल के बारे में देखा तो उससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई है, आपको भी समझ में आ गया है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, हर एक पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि what may be development for one may not be development for the other, किसी भी एक पर्सन का जो डेवलपमेंटल गोल है वो हर एक पर्सन का वैसा ही होगा ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। सपोज मेरा कोई डेवलपमेंटल गोल है तो वो हर एक पर्सन का होगा ऐसा नहीं है। अगर मेरा डेवलपमेंटल गोल अगर कोई है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकता है। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में है और ट्राइबल्स के बारे में है। क्या बताया गया यहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डैम्स वो एक्सेप्ट करेंगे, उसे परमिशन देंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसके लिए वो सपोर्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाओ। कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट। मगर दिस में सबमर्ज लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल। मगर डैम्स बनेंगे तो वो जो डैम्स बनाने की जगह है वो क्या हो जाएगी थी, वो जमीन जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो वाटर के अंडर में आ जाएगी और लोगों की लाइफ इससे क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है और लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा, मीन दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि ट्राइबल्स को किया जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं कि ट्राइबल्स को दूसरी जगह पे सेट किया जाता है क्योंकि उस जगह पे क्या बने होते हैं, डैम्स बने होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये जो ट्राइबल्स है दे माइट रिसेंट एंड प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स फॉर इरिगेशन। मगर आप देख सकते हैं कि ट्राइबल्स क्या बोलेंगे भाई, वो इससे नाराज हो जाएंगे अगर डैम्स बनाएंगे बड़े बड़े तो, क्योंकि उनको वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है। मगर दे आर रेडी फॉर स्मॉल डैम्स, छोटे डैम्स बनाते तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, साथ ही साथ टैंक्स बनाई तो उससे भी वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इससे इस छोटे डैम से या फिर उस छोटे टैंक से वो क्या कर सकते हैं, उनकी जमीनों को इरिगेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? यही एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं माइनिंग के बारे में भी। माइनिंग, सपोज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किसी जगह पे गए और वहाँ पे उन्होंने माइनिंग शुरू कर दिया तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, मीन्स दैट इज अ डेवलपमेंटल गोल। वो डेवलपमेंट है किसके लिए, फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। मगर जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं दैट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर देम। वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड वहाँ से चली जा रही है, वो फेस कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। समझ में आ गया? और आप एक सिंपल एग्जाम्पल भी दिया है, कोई एक
छोटी एक लड़की है घर में, तो उसको क्या चाहिए, शी एक्सपेक्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। जितने फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटी उसके भाई को मिलते हैं उतने ही फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटी उसे चाहिए होती है। ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। और वो भी ये सोचती है कि जो काम मैं कर रही हूँ एज इक्वल हर ब्रदर शुड डू, उसका भाई ने भी वो करना चाहिए। मगर उसका भाई वो सोचेगा क्या, डेफिनेटली नॉट। मीन्स इसका जो डेवलपमेंटल गोल है वो उसके भाई का नहीं है। समझ में आ गया। तो इससे ये साबित हो रहा है इस एग्जाम्पल से कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, किसी भी एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है ये दूसरे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ऐसी लाइन दे देंगे, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एक्सप्लेन। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग एग्जांपल। ये लाइन दे देंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन करो, तो आपको ये एग्जांपल देकर उसे क्या करना है, तो एग्जांपल से आपको उसे प्रूव करना है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। बढ़ते अभी अगले पॉइंट की तरफ जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, हमने जो टेबल 1 देखा उससे हमने एक ऑब्जर्व किया, एक चीज हमने ऑब्जर्व की, एक कॉमन थिंग हमें ऑब्जर्व हुई वहां पे, और वो क्या है कि लोग जो है वो चाहते हैं उनको रेगुलर काम मिले, साथ ही साथ बेटर वेजेस, ओके, उसके बाद अच्छी सैलरी हो, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, जो भी कुछ उनके क्रॉप्स है जमीन में उनको अच्छे से प्राइस मिलने चाहिए। सो इन सबका मतलब क्या हो गया कि दे वांट मोर इनकम, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग वो चाहते हैं। ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो गया। अंडरस्टैंड, मीन्स इनकम इज वन काइंड ऑफ डेवलपमेंटल गोल फॉर मेनी ऑफ द पीपल। टेबल 1 से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। बट besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others। तो ये तो है, इनकम तो लोगों का गोल होता ही है, मगर इसके साथ साथ लोग और कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो भी उनका डेवलपमेंटल गोल होता है, वो भी वो ढूंढते हैं कहाँ पे, समाज में। जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, मीन्स लोगों को इनकम तो चाहिए, साथ ही साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, साथ ही साथ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, लोगों ने उनका सम्मान भी करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी लोगों को चाहिए होती है। दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंटल गोल फॉर देम, नॉट ओनली इनकम। यहाँ पे दिया है देखो, इन फैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम एंड मोर कंजम्पशन। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो दे आर मोर इंपॉर्टेंट दैन इनकम, कभी कभी तो वो इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अंडरस्टैंड, या फिर मोर कंजम्पशन से भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल गुड्स जो है आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। क्योंकि मटेरियल जो थिंग्स है, इनकम हो गया, ये सब चीजें जो आपके पास है वो आपको दैट you need to live, that material goods are not all, ये सब कुछ नहीं है आपको जिंदा रहने के लिए। तो इसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी होनी ज़रूरी होती है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब चीज़ें हैं, मगर आपको फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे पैसों का, ऐसे इनकम का, ऐसे सब चीज़ों का जहाँ पे आपको फ्रीडम ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है आपको, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो वो सब चीज़ें जो होती है वो मीनिंगलेस हो जाती है आप सबके लिए। तो इसके साथ साथ याद रखना है कि इनकम के साथ साथ ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी लोगों की क्या होती है, तो गोल्स होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि पैसों से चीज़ें हम खरीद सकते हैं, मगर याद रखो कि नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती है जीने के लिए। जैसे कि आपका दोस्त है आपके ज़िंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते, इसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो भी ज़रूरी होती है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो और एक एग्जांपल दिया आपके टेक्स्ट बुक में, अभी वो हम देखेंगे। दूसरा जो एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ यू गेट अ जॉब फार ऑफ फ्रॉम प्लेस, जहाँ पे आपका घर है वहाँ से आपको बहुत दूर जगह पे जॉब मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले आप कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में सोचेंगे। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आप सोचेंगे, जैसे कि भाई इनकम के अलावा और क्या चीज़ सोचेंगे, तो फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, आपके फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। सेकेंड थिंग, वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आप काम करने जाने वाले वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर वो हेल्दी है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रेफर दैट जॉब, अगर वो हेल्दी नहीं तो आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वहाँ पे जाकर आपको क्या सीखने को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सब फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे बिफोर ज्वाइनिंग दैट जॉब। इनकम तो है ही, मगर इसके अलावा ये फैक्टर्स के बारे में भी आप सोचना पसंद करेंगे।
ठीक है। और एक केस हम देखेंगे, जैसे कि कोई जॉब है दैट गिव यू लेस पेमेंट, आपको वहां पे कम सैलरी मिल रही है, मगर इट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मगर आपको वहां पे रेगुलर काम मिल रहा है, रेगुलर नौकरी आपको वहां पे है, और इसकी वजह से आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको फील होता है, मीन्स आप वहां पे सिक्योर फील करते हैं। लेस पेमेंट है मगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, आपको निकालने वाले नहीं है बीच में, तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इससे आप में आ जाती है, आप अच्छा वहां पे फील करते हैं। दूसरा जॉब है जहां पे हम देखेंगे कि ज्यादा पेमेंट है मगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मीन्स आपको मालूम नहीं है कि आपको कब निकाल देंगे, ओके। और साथ ही साथ ऐसा जॉब है जहां पे पेमेंट ज्यादा है मगर आपको टाइम नहीं मिलेगा आपके फैमिली के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप में क्या हो जाता है, तो इट रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, इससे आपको फ्रीडम नहीं मिलता है, साथ ही साथ आप में एक इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है हर बार। तो इसका मतलब ये ऐसे दो की सिचुएशन में डेफिनेटली वी विल गो विद द फर्स्ट सिचुएशन, सैलरी कम रहेगी मगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और सिक्योरिटी की फीलिंग है, हमें मालूम है हमें निकालेंगे नहीं, मगर यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है मगर कब निकालेंगे मालूम नहीं, फैमिली के लिए आप टाइम नहीं दे सकते, तो ये जॉब हम डेफिनेटली प्रेफर नहीं करेंगे। तो इससे हमें एक समझ में आता है कि लोगों का जो गोल होता है वो मिक्स टाइप का होता है, समझ में आ गया सबको। विमेन काम कर रही है कहीं आउटसाइड जाकर तो उसे डिग्निटी मीन्स उससे रिस्पेक्ट मिलती है कहाँ पे, हाउस होल्ड और सोसाइटी में। अगर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट विमेन को दिया जाएगा, मे अलाउ मोर वुमेन्स, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन क्या कर सकती है, तो अलग अलग जॉब्स कर पाएगी, वो अलग अलग बिजनेसेस भी रन कर सकती है। मगर इसके लिए क्या चाहिए, उससे क्या चाहिए, सेफ और क्या बोल सकते हैं उसे, सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों के जो गोल होते हैं वो मिक्स टाइप के भी होते हैं, सिर्फ इनकम दिया और उनको अगर विमेन को सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो विमेन काम के लिए नहीं जाएगी, वो बिजनेस नहीं चला सकती है। तो याद रखना है कभी भी कि डेवलपमेंट जो है लोग क्या करते हैं, तो मिक्स तरह के गोल उनके होते हैं, इनकम के साथ साथ बाकी चीज़ों के बारे में भी वो सोचते हैं। आई होप यू आर क्लियर। तो इन सब पॉइंट से हमें एक बात क्लियर होती है कि डेवलपमेंटल गोल जो है दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, सिर्फ लोग बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं, बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। और साथ ही साथ लोग क्या करते हैं, तो इनकम के अलावा बाकी चीज़ें जो है लाइफ में उनके बारे में भी सोचते हैं, वो भी उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इनकम एंड अदर गोल। ओके, 2-4 एग्जाम्पल से हमने इसे समझा है, ठीक है। अब तक तो हमने समझा भाई इंडिविजुअल पर्सन का क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, और उसमें हमने देखा कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग है, कभी कभी वो कंफ्लिक्टिंग भी हो सकता है। सेम थिंग होती है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप किसी भी बच्चे से आप पूछो या फिर किसी भी पर्सन से आप पूछो कि आपका नेशनल डेवलपमेंट के प्रति आपका क्या ओपिनियन है, तो हर एक पर्सन का ओपिनियन आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। हर एक पर्सन का ओपिनियन अलग अलग होता है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी, ठीक है। तो आप ये ट्राई करके भी दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके ओपिनियन क्या है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, या फिर अपना देश कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हमें मिलेंगे, ठीक है। क्या दिया, देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग में रखना कि डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग जो लोग हैं, कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस। उनके अलग अलग और कंफ्लिक्टिंग मीन्स एक दूसरे के अपोजिट वाले नोशंस मीन्स कल्पनाएं हो सकती है ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, किसके बारे में, देश के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, अलग अलग जो कंट्रियां है उसे हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। जनरली कंट्री को बोला जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है। तो ये किस तरह से सेट किया जाए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये भी हम आज समझने वाले हैं। व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हो सकती है या फिर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से, किसी क्लास के जो बच्चे हैं उनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो वी हैव टू फाइंड सम क्राइटेरिया, हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों की हेल्थ क्या, हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसके बाद उनका वेट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका टैलेंट क्या है, इससे हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कि किसी बच्चों की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, दैट इज अ कंपैरिजन।
किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, दैट इज़ अ कंपैरिजन। कोई ज़्यादा टैलेंटेड होगा, कोई कम टैलेंटेड होगा, दैट इज़ अ कंपैरिजन। इसका मतलब है कि जब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है दो चीज़ों में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हमें ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे, देखो क्या लाइन दी है। यूजुअली आप देखते हैं कि वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हम एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं लोगों को कंपेयर करने के लिए। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों को अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें क्या करने पड़ते हैं, तो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स से उन्हें हमें यूज़ करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स से उनके बीच में हमें कंपेरिजन करना है, तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी कभी कभी हेल्दी बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हेल्दी निकल गए, तो उनके बीच में भी हमें कंपैरिजन करना है। तो कुछ बच्चों को हम स्पोर्ट में डाल सकते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसे हम म्यूजिक के इसमें डाल सकते हैं, अरेंजमेंट के लिए उसे हम दे सकते हैं। कोई सिंगर अच्छा हो सकता है, तो दीज आर द कंपैरिजन क्राइटेरियाज। तो याद रखिए कि एक या फिर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज किया जाता है फॉर द कंपैरिजन पर्पज। द सेम थिंग इज देयर फॉर द व्हाट वी कैन से कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। दो या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तो यही क्राइटेरिया होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। तो अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो एक क्राइटेरिया हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे, वो कौन सा है, तो इनकम। जो कंट्रियों का इनकम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रियों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है, उसका इनकम ज़्यादा है, तो वी कैन से दैट कि भाई वो डेवलप कंट्री है। किसी का कम है तो वी कैन से दैट कंट्री इज अंडर डेवलप्ड। बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, मगर हर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। मगर जब हम क्या करेंगे, इन कंट्रियों को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। एवरेज पर्सन कितना अर्निंग करता है, ये हमें समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। इनकम तो एक एट्रीब्यूट है, मगर इससे एक प्रॉब्लम बन जाता है कि हर एक एवरेजली एक पर्सन कितना अर्निंग करता है, ये हमें इससे पता नहीं चलेगा। तो हम ब्लाइंडली इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं जा सकते कंपेयर करने के लिए दो कंट्रियों के बीच में। तो और एक क्या रास्ता हो सकता है, तो और एक रास्ता हमारे पास है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रियों को कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। ये एक कैरेक्टरिस्टिक, ये एक एट्रीब्यूट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रियों को कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम निकलता कैसे, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। उस देश की टोटल इनकम कितनी है, ओके, उसे क्या करना है, तो टोटल पॉपुलेशन को पॉपुलेशन डिवाइड करेगी, सो वी विल गेट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग कंट्रियों के बीच में। तो जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो लाया था, किसने लाया है वो, दैट इज ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसके तहत 2023 में जो कंट्रियां है, 2023 में जो कंट्रीज है, उसमें अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर है, कितना, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से कोई कंट्री है, अभी ये याद रखो ईयर 2023 के हिसाब से हम देख रहे हैं, ये अपडेटेड डेटा है 2025-26 के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर किसी देश का, किसी कंट्री का 63,400 यूएस डॉलर है, तो उस कंट्री को कंसिडर किया जाएगा हाई इनकम कंट्री या फिर रिच कंट्रीज उन्हें बोला जाएगा। ओके, उसके बाद ऐसे कंट्रियां, ऐसे देश जिनका इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, यूएस डॉलर 2,400 है, तो उन देशों को, उन कंट्रीज को कंसिडर किया जाएगा लो इनकम कंट्रीज। समझ में आ गया आपको। और लास्ट में अगर हम देखेंगे इंडिया, हम कहाँ पर है ये हमें देखना पड़ेगा। सो वेयर वी आर, सो इंडिया का आप देख सकते हैं जो इनकम है, ओके, पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं, दैट इज यूएस डॉलर
10,030। तो इंडिया में एवरेज इनकम जो है हर एक पर्सन का वो कितना है 10,030 यूएस डॉलर, इतना एक एवरेज इनकम आपको दिखाई देगा इंडिया में है। ठीक है, इसके हिसाब से पर एनम के हिसाब से बताया, पर एनम ओके एन्युअली 10,030। तो इसके हिसाब से हम आते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज में। सो इंडिया किस में कंसिडर किया जाएगा, मिडिल इनकम, क्योंकि रिच बनने के लिए कितना चाहिए पर एनम 63,400 ओके, तो वो उतना तो नहीं है। सो देयरफॉर वी आर मिडिल इनकम कंट्रीज। सो ये जो 63,400 इन्हें हम डेवलप कंट्री बोल सकते हैं। इसमें एक्सेप्ट मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है उन्हें कंसिडर नहीं किया गया है ओके, और छोटे मोटे जो देश है उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया है ओके। सो दैट इज 63,000। अंडरस्टैंड, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। अभी हम थोड़ा सा और बातचीत करेंगे किसके बारे में, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम के बारे में। क्या ये सच में यूजफुल है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, जिसे पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं हम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ओके। अभी एक टेबल आपके बुक में दिया है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं कंट्रीज है 2 ए और बी, जिसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, और हम क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं उसके लिए एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि छोटी सी कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए में 5 लोग रहते हैं, बी में भी 5 लोग रहते हैं, और ये उनका अलग अलग पर्सन का अलग अलग इनकम है। जब हम इनका एवरेज इनकम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो बी वालों का आता है 50,000 अपॉन 5 मीन्स एवरेज इनकम आ गया 10,000। सेम थिंग इनका एडिशन करेंगे तो वो भी 50,000 आ जाएगा, अपॉन 5 किया तो उसका भी आ गया 10,000। मीन्स एवरेज इनकम अगर देखेंगे दोनों भी कंट्रीज का तो सेम है। मगर अगर आपको पूछा जाए कि किस कंट्री में आप जाकर रहना प्रेफर करेंगे, तो एट दैट टाइम डेफिनेटली एनी पर्सन, कोई भी जो जिसका भी जवाब रहेगा वो रहेगा कंट्री ए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एवरेजली नियर अबाउट लगभग आगे पीछे थोड़ा कमाते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा लोग गरीब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है। मगर कंट्री बी में आप देखेंगे कि एक पर्सन बहुत रिच और बाकी सब पुअर है। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि एवरेज इनकम में हमें क्या नहीं पता चलता है, तो लोगों का एवरेज इनकम, लोगों का इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स कौन से लोग ज़्यादा कमाते हैं, कौन से लोग कम कमाते हैं, किसका अर्निंग ज़्यादा है, किसका इनकम ज़्यादा है, किसका इनकम कम है, ये हमें समझ में नहीं आता है किसमें, तो पर कैपिटा इनकम की वजह से। तो इसका भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हम समझ सकते हैं कि जिससे हम क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ओके। अगला वाला जो पॉइंट है अपना वो है कौन सा, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि जैसे हम सब जानते हैं, पहले भी हमने देखा कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पर्सन के क्या होते हैं, तो इनकम के अलावा कुछ अदर भी गोल्स होते हैं। हमने देखा कि व्हाट अदर गोल्स एक्सेप्ट इनकम तो है ही, साथ साथ दूसरे गोल्स कौन से होते हैं, जैसे कि फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, उसके साथ साथ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सब चीज़ अदर क्राइटेरियाज भी है, अदर गोल्स भी होते हैं हर एक पर्सन के। जब हम नेशन के बारे में या फिर किसी रीजन के बारे में सोचते हैं तो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ कुछ अदर क्राइटेरियाज को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो वो जो बाकी क्राइटेरियाज है उनके बारे में भी हम समझेंगे, मगर हमारे सामने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से किस तरह से कंपेयर किया जाएगा उसका एक टेबल दिया है, टेबल 1.3 जो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा, वो अभी हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए ये इंडिया के स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट हरियाणा, केरला एंड बिहार, पर कैपिटा इनकम फॉर 2021-22 ये अपडेटेड आप देख सकते हैं 21-22 का पर कैपिटा इनकम उन स्टेट्स का बताया है जिसमें रुपीज़ में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हरियाणा जो स्टेट है वह उस स्टेट का पर कैपिटा इनकम क्या है 2,64,729। ठीक है, केरला का है 2,34,405 और बिहार का है 47,498। तो इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो किसका है, हरियाणा का है। मीन्स वहाँ पे रहने वाला एक पर्सन जो है साल में 2,64,729 इसका इतना उसका इनकम है, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है केरला का और सबसे लास्ट में है दैट इज द बिहार। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि डेवलपमेंट के बारे में हरियाणा इज फर्स्ट, हरियाणा
ज़्यादा डेवलप्ड है बाकी दो स्टेट के तुलना में। और सबसे कम जो है दैट इज़ अ बिहार। बिहार इट इज़ द लीस्ट या फिर सबसे कम डेवलप्ड स्टेट आपको दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा रहेगा हरियाणा। और केरला इट इज़ अ मिडल मॉडरेट जिसे हम कह सकते हैं, मॉडरेट डेवलप्ड स्टेट उसे हम बोल सकते हैं। ये तो हो गया इनकम के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन। कुछ अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए भी एक टेबल दिया है, टेबल नंबर 1.4, वो अभी हम देखते हैं उसमें क्या दिया है। टेबल नंबर 1.4 आप देख सकते हैं कि सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार स्टेट्स दिए हैं। उसके बाद सेकंड जो कॉलम है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स 2020 का डेटा है। लिटरेसी रेट 2017-18 परसेंटेज में है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 15 to 17 ईयर्स 2017-18 का डेटा है। अभी ये सोर्स है इसका इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2019-21 मुंबई। ओके, यहाँ का ये सर्वे है। तो सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स यूज इन द टेबल। पहला जो टर्म है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम IMR भी बोल सकते हैं। आपको लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ IMR? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ऐसे छोटे बच्चे जो 1 साल के अंदर ही डाई हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। एज प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन में? 100, अगर 1 साल में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो वो 1 साल के अंदर अगर जितने बच्चे डाई होंगे, मर जाएंगे, उसे बोल सकते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 जो लाइव बर्थ है उनके पीछे कितने बच्चे मरते हैं, ओके, उसे बोला जाएगा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आफ्टरवर्ड्स लिटरेसी रेट, इसे कैसे मेजर किया जाएगा? प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप। 7 और 7 से अबोव ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें कंसिडर किया जाएगा लिटरेसी रेट में, परसेंटेज में है ये। नेट अटेंडेंस रेशियो, इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 15 to 17 ईयर्स, 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल कितने परसेंट अटेंड करते हैं, ओके, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, अंडरस्टैंड। तो इसके लिए क्राइटेरिया पर 100%, 100 अगर बच्चे हैं 15 से 17 साल के, तो उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, इसका नेट अटेंडेंस रेशियो जिसे हम बोल सकते हैं। तो इससे हमें एक समझ में आ रहा है, देखो हरियाणा अगर आप देखते हैं तो हरियाणा में 28 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको दिखाई देगा। मीन्स 1000 बच्चों के पीछे 28 बच्चे मर जाते हैं 1 साल के अंदर। ओके, केरला में सबसे कम है 6 और बिहार में 27 है। ओके, मीन्स यहाँ पे अच्छा स्टेट आपको दिखाई देगा बिहार। सपोज आप कहीं भी रहे हैं किसी स्टेट में, तो आप इन तीनों में से कौन से स्टेट में रहना पसंद करेंगे? डेफिनेटली केरला में, क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ 6 बच्चे ही, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे कम है। उसके बाद लिटरेसी रेट भी आप देखिए, कंपैरिजन में अगर देखेंगे आप, कंपेरेटिव डेटा ही है वो, तो कंपैरिजन करेंगे तो आप तो लिटरेसी रेट 82% है किसका? हरियाणा का, और वही केरला का है 94% और बिहार का 62%। यहाँ पे भी केरला आपको थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उनकी लिटरेसी रेट अच्छा है। बाद में आप बढ़ते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की तरफ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा 73%, मीन्स 100 बच्चों के पीछे 73 बच्चे जो है हरियाणा में वो स्कूल जाते हैं 15 to 17 ईयर्स के बीच वाले, उस एज ग्रुप के। वही केरला में 94, ओके, और बिहार में 69, सबसे कम बिहार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सबसे पीछे है और सबसे ऊपर जो है वो केरला है। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर क्लियर। अब आपको यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टेबल नंबर 1.4 से तो एक बात हमें क्लियर होती है यहाँ पे कि तीनों स्टेट का अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छा स्टेट हमें लगता है कौन सा? तो केरला, क्योंकि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी खासा अच्छा सा बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ लिटरेसी रेट भी वहाँ पे ज़्यादा है। सबसे कम जो है वो आपको बिहार दिखाई देगा। इसका मतलब है
अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या फिर किसी रीजन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्राइटेरिया भी हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, तो हमें अलग ही रिजल्ट मिलता है। पहला जो हमने 1.3 का टेबल देखा था, वहाँ पे हमें हरियाणा सबसे अच्छा लगा, डेवलप लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम। मगर जब हम बाकी क्राइटेरियाज को हमने कंसिडर किया तो वहाँ पे केरला हमें अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी पर्सन वहाँ पे जाकर रहना पसंद करेगा बिकॉज ऑफ दैट फैसिलिटीज। ओके, तो देखिए, अगर हमने सिर्फ इनकम को कंसिडर किया तो मनी जो है आपके पॉकेट के अंदर में, इट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। इससे आप हर एक चीज को और या फिर सर्विस को आप क्या नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ मनी ओनली। मनी इज नॉट इनफ, अंडरस्टैंड दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। अगर आपको अच्छा रहना है तो सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, याद रखिए, ठीक है। तो सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मटेरियल गुड्स और सर्विसेज है उसके लिए सिर्फ इनकम एक अकेला क्राइटेरिया नहीं है। एडिक्वेट मीन्स जिसे हम बोल सकते हैं सफिशिएंट क्राइटेरिया, वो नहीं है। कौन सा? इनकम, जिसे हम बोल सकते हैं। सपोज आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, ठीक है, तो आपको बाकी चीज़ों पर भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि आपके जो पैसे हैं ये दे कैन नॉट बाय यू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट वो आपको उससे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसके लिए क्या होता, और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टेड मेडिसिन, या फिर आपको अनअडल्टेड मेडिसिन नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे है तो चांसेस नहीं कि अनअडल्टेड मीन्स प्योर मेडिसिन मिलेगा, इसका हम गारंटी नहीं दे सकते। आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। अगर आपने कंसिडर किया कि मैं पैसे से ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो यू कैन नॉट बाई इट, आप इसे बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे कम्युनिटी के पास जाना पड़ेगा जहाँ पर ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो यू कैन गेट इट, आपको तब जाकर वो चीज़ें मिलेगी। साथ ही साथ मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अभी जो इन्फेक्शियस डिजीज है, मनी से आप उससे दूर नहीं रह सकते। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हमने देखा, देखो कितने भी पैसे हैं मगर कोरोना हो गया, लोग मर गए उसके अंदर। इसका मतलब है कि पैसों से हम क्या नहीं कर सकते, तो खुद को बचा नहीं सकते फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे हम खुद को बचा नहीं सकते अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। जब तक कि आपकी पूरी कम्युनिटी क्या नहीं कर रही है, तो एक प्रिवेंटिव स्टेप नहीं ले रही है, जब तक वो क्या नहीं करेगी, प्रिवेंटिव या फिर खुद को बचाने का काम नहीं करेगी, तब तक आप सिक्योर नहीं हैं। इसका मतलब कि पैसों से आप सब चीज़ें नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जैसे बताया गया कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो गया, अनअडल्टेड मेडिसिन हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज हो गए, इससे आप बच नहीं सकते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। इसके लिए बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसी में आता है क्या, तो पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। और एक एग्जांपल दिया, देखो कि सपोज आपको क्या करनी, पढ़ाई करनी है, मगर आपके अकेले से कहने से नहीं होगा। जब आप सपोज आप एक गांव में रहते हैं जहां आपके लोगों को लगेगा कि उनके बच्चों को क्या जाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट शुड ओपन द स्कूल। सो इसकी वजह से बाकी जो बच्चे हैं गाँव के, वो क्या जा पाएंगे, तो स्कूल में जा पाएंगे। आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो विलेजेस है वहाँ पे गर्ल्स जो है वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकती या फिर हाई स्कूल में नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसके लिए लोगों का भी इनिशिएटिव होना ज़रूरी है। ओके, और एक बात बता दूं, जैसे कि हमने देखा केरला में जो है वो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी से प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल की जाती है। इसकी वजह से वो स्टेट आगे बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है, और बाकी स्टेट्स में वही कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हमको दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि पब्लिक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन और एनी स्टेट और एनी कंट्री। समझ में आ गया आपको? सो पब्लिक फैसिलिटीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम हमें देता है कौन? गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बॉस। अभी तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये आ चुका है, ये अलग मसला है, ये अलग पॉइंट है, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब कभी हमें ये सिलेबस में आएगा या फिर कोई चीज़ होगी डिस्कस करने के लायक। तो मगर याद रखना है कि पब्लिक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कौन करता है? तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, और बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो कंडीशन है वो अच्छे से सुधर जाती है। बहुत सारी जगह पे पीडीएस भी दिया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके सिस्टम वो भी है, इससे भी हेल्थ और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने के लिए लोगों को मिलती है। समझ में आ गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं
जहाँ पे हम देखेंगे कि बीएमआई कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, लिटरेसी रेट का क्या सिस्टम है वो अभी हम देखेंगे। एक्टिविटी 2 में क्या दिया है देखिए, अगर आप टेबल नंबर 1.5 देखेंगे और उसे केयरफुली स्टडी करेंगे तो इसको स्टडी करके आपको पैराग्राफ जो है उसे फिल करना है एप्रोप्रिएट आंसर के साथ में, ठीक है। तो कैलकुलेशंस आपको अच्छे से करने हैं टेबल में दिए हुए। तो टेबल 1.5 जो है वो किसके बारे में है, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है उनका एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं कंट्री साइड में उनका लिटरेसी रेट क्या है। तो मेल है 76% एंड फीमेल 54। एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स के जो रूरल चिल्ड्रन है, एज ग्रुप के बच्चे, उसमें 90% मेल जो है उनका लिटरेसी रेट है और 87% फीमेल। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अटेंडिंग 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, ऐसे बच्चे जिनका एज है 10 to 14 ईयर जो स्कूल में जाते हैं उसके बारे में ये अगला पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 85% जो बच्चे हैं 10 to 14 ईयर ओल्ड के उत्तर प्रदेश के वो स्कूल में जाते हैं मेल, हाँ, और फीमेल 82% फीमेल जो है 10 to 14 ईयर्स की जो है वो स्कूल में जाती है। इसकी बेसिस से कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आप दिया है कि डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड, सबका मिलाकर अगर देखेंगे तो आपको इस टेबल का सपोर्ट लेना है, याद रखिए। फिर यंग और ओल्ड सबका अगर देखेंगे तो 76% जो है रूरल मेल है उनका लिटरेसी रेट है रूरल, और फीमेल जो है वो 54% है, ठीक है। However, it is not just that these many adults could not attend school, but that there are children who are currently not in the school. सिर्फ अडल्ट ही नहीं तो बच्चे भी जो है स्कूल में नहीं जाते बहुत सारे। इससे हमें ये क्लियर हो गया है क्योंकि हमने यंग और ओल्ड दोनों का भी यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। तो आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले वाला है 76% मेल, 54% फीमेल, और चिल्ड्रन भी इसके साथ साथ है। सेकंड जो बी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट .% ऑफ रूरल गर्ल्स एंड .% ऑफ रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। नॉट अटेंडिंग स्कूल के लिए हमें थर्ड का क्राइटेरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 82% फीमेल मीन्स गर्ल्स जाती है स्कूल में, तो इसका मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा 100 - 82 इज इक्वल टू 18%। तो 18% यहाँ पे आएगा। एंड बॉयज़ के लिए आएगा 100 - 85 15%, ठीक है। ये स्कूल अटेंडिंग न करने वाले बच्चे हैं। देयरफॉर इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 10 to 14 इज हाई। तो इसकी वजह से इलिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो गर्ल्स के लिए कितना है 100 - 87, 13% गर्ल्स इलिटरेट है, फीमेल इलिटरेट है। और बॉयज़ अगर देखेंगे मेल तो 100 - 90 मीन्स 10% जो मेल है वो इलिटरेट है। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग, अंडरस्टैंड, कौन सा एज ग्रुप 10 to 14 एज ग्रुप, इवन आफ्टर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। इतनी सारी इलिटरेसी रेट है कौन से एज ग्रुप में 10 to 14 ईयर्स में आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग। ये डिस्टर्ब करने वाली चीज़ हमें दिखाई देगी, ठीक है। इन मेनी अदर स्टेट्स ऑल्सो वी आर नाउ नोवेयर नियर रियलाइजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल of free and compulsory education for all children up to the age of 14 which was expected to be achieved by 1916। अभी ये तो उत्तर प्रदेश का हो गया, मगर बाकी स्टेट में भी वही सीन है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल था फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना अप टू द एज ऑफ 14, ये अभी भी अचीव नहीं हुआ। जो हमने सोचा था कि 1960 तक ही वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे BMI इंडेक्स की तरफ। बॉडी मास इंडेक्स मीन्स क्या है, जिसे हम BMI कहते हैं, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम कितने नरिश है ये फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे जिसे हम क्या बोल सकते हैं साइंटिस्ट है, उन्होंने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया है कि दैट कैन टेल यू, वो आपको बताएगा कि आप ओवरवेट है या फिर अंडर नरिश है या फिर आप परफेक्ट है आपकी फिजिकल बॉडी, ये बताने का काम इससे हमें पता चलेगा। किससे? BMI, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स भी
कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए सिंपल एक चीज़ है, देखो जो स्टूडेंट्स है उनका वेट हमें लेना होता है इन द किलोग्राम, और हमें उनकी हाइट, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि उनकी हाइट को हमें मेजर करना है। तो हाइट को अगर हमने सेंटीमीटर में मेजर किया तो उसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, मीटर्स में कन्वर्ट करके हाइट का मीटर का स्क्वायर कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, तो BMI हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एज वाइज BMI जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई अंडरवेट है या फिर कोई ओवरवेट है या फिर कोई नॉर्मल है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए पेज नंबर 90 और 91 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ पे एज वाइज दिया है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, ओके, जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी लड़का है या फिर लड़की वो अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है या नॉर्मल है, ओके, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे जाकर ज़रूर देखिएगा। ये आप खुद के मन से भी निकाल सकते हैं, याद रखना है कैसे, वेट किस में, किलोग्राम में, और हाइट जो है मीटर के स्क्वायर आपको निकाल करना है, और कैलकुलेशन करके आप BMI आप निकाल सकते हैं और उससे वेरीफाई करवा सकते हैं जो पेज नंबर 90 और 91 पे जो डेटा दिया है उसके साथ में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो हम जैसे मैंने आपको बताया है, हमें कंपेयर करने के लिए पहला जो हमने डेटा देखा उसमें हमने हेल्थ और एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया है, मगर साथ ही साथ इनकम भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तो पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं। तो आज के जो कुछ डिकेड्स है, 1-2 डिकेड्स में, तो ये कॉमन चीज़ हो गई है। इसी के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया है, देखो UNDP ने। UNDP का लॉन्ग फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया, तो कंपेयर किया है कंट्रीज को, किसके बेस पे, एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, लोगों का एजुकेशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, मीन्स एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों इंडिकेटर्स को साथ में लेकर उन्होंने एक रैंक दी है, दैट इज HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, ये एक रैंक उन्होंने दी है। तो अभी आपके पास स्क्रीन पर जो आपको ये दिख रहा है क्या टेबल, आप उसमें देख सकते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। चलिए वो अभी हम डिटेल में समझेंगे। टेबल नंबर 1.6 में क्या दिया है देखिए, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर नेबर्स फॉर 2022। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2023-24 का है ये। तो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो कुछ कॉलम्स दिए हैं, सबसे पहले तो कंट्रीज़ के नाम है, ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है। ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं हर एक देश का अलग अलग है, सबसे ज़्यादा श्रीलंका का है, ठीक है। उसके बाद इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक एवरेज जो एक्सपेक्टेड लेंथ है लाइफ की लोगों की फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर एंड, उनकी एक एवरेज लाइफ कितनी जीती उस देश में वो दिया है यहाँ पे। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबोव, 25 एंड अबोव के जो लोग हैं वो स्कूलिंग कितने % कर रहे हैं, और HDI रैंक, और इसके हिसाब से HDI रैंक दी है। तो ये जो है इसका सोर्स है, देखो UNDP, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये रिलीज़ किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अंडरस्टैंड, 2023-24 का है। HDI का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी ये जो HDI रैंक है ये ऊपर के टेबल में दिखाया है, और 193 कंट्रीज इसमें आती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें तो सबसे अच्छा जो HDI रैंक है वो श्रीलंका का है, जहाँ पे उनका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 11.2% है, और HDI रैंक जो है उनका दुनिया भर में वो कितना है, 78 है। इंडिया का है 134, सबसे लोवेस्ट जो है पाकिस्तान का आपको दिखाई देगा, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, अंडरस्टैंड, इंडिया और बांग्लादेश, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर आप और एक चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं, अभी ये तो हो गया भाई GDP के हिसाब से श्रीलंका बेटर है, ओके, उसके बाद इंडिया आता है, मगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है श्रीलंका है, उसके बाद आता है बांग्लादेश, देन नेपाल, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, मीन्स ज़्यादा दिनों तक लोग वहाँ पे जीते हैं, ठीक है। स्कूलिंग का अगर देखेंगे तो 11.2 श्रीलंका का, इंडिया का 6.5, म्यांमार का और हमारा सेम है, मगर श्रीलंका के बाद में और एक कंट्री आती है वो है बांग्लादेश। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट अच्छी है, बहुत सारे, अगर HDI रैंक का देखा जाए तो श्रीलंका सबसे अच्छा है, ठीक है।
उसके बाद बांग्लादेश, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट इंडिया। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं इससे हमें एक पता चलता है कि डेवलपमेंट उस देश की कैसी है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरियाज का यूज़ किया जाता है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट में वो क्या है, तो उस देश के जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी वेलबींग कैसी है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कहाँ पे, तो डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस डेटा। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का आपको मतलब मालूम है, हमने वो पढ़ा है किसमें, जियोग्राफी में, फिर भी आपको बता दूँ। सस्टेनेबिलिटी इज़ अबाउट मीटिंग टुडेज नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर्स। ओके, इसका मतलब होता है कि आज की जो आवश्यकता है उनको इस तरह से पूरे करना कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ है उनकी जो आवश्यकता है उन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। आज की जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जो नीड है उसे पूरी करना है, मगर भविष्य के लिए जो चीज़ें हैं उस पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, इसे हम सस्टेनेबिलिटी बोल सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया है। देखो दिस एग्जाम्पल, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला है, व्हाट इज़ गिवन देयर, सी since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। जो प्रेजेंट टाइम में जो डेवलपमेंट चल रही है, हो रही है, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। मीन्स इसे हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम फ्यूचर की जो नीड है उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहा है, देखो ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अगर रिसेंट एविडेंस आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है इट इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अपनी जो कंट्री के बहुत सारे पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है किसका, ग्राउंड वाटर का। तो इसके लिए एक सीरियस थ्रेट बन गया है, थ्रेट मीन्स एक प्रॉब्लम बन गया है, एक बड़ी समस्या ये बन गई है, ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे वाटर लेवल जो है वो कम हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, कम हो चुका है, कितना, ओवर 4 मीटर्स लास्ट 20 ईयर्स में। 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्स। 1/3 कंट्री जो है वो क्या कर रही है, तो हमारा देश का जो 1/3 पॉपुलेशन है वो ओवर यूज़ कर रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स को, और आने वाले 25 साल में 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। 60% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वही यही सब चीज़ें करेगी, मीन्स ग्राउंड वाटर जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगी। ओके, अगर ऐसा ही चलता रहा, इस तरह से उसका यूज़ होता रहा, तो बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम पीरियड में होने वाली है। अभी ग्राउंड वाटर ओवर यूज जो है आपको दिखाई देगा कहाँ पे होता है, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होता है। कुछ रीजन जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ किया जा रहा है। सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में भी वैसी कंडीशन है। कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पे रैपिड, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अर्बन सेटलमेंट हो रही है वहाँ पर भी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा थ्रेड आपके सामने हम उसको देख सकते हैं। अभी वही दिया है, देखो आगे ग्राउंड वाटर जो एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्स का, मीन्स वो फिर से रिन्यू होता है, और ये रिन्यू जो होने वाला रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, ये नेचुरली ये रिप्लेनिश होता है, मीन्स इससे फिर से ये भर जाता है, पुनर्भरण होता है उसका, नेचुरली होता है इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हावेवर अगर इन रिसोर्सेज का अगर हम ओवर यूज़ करते रहे, तो ग्राउंड वाटर जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जितना रिप्लेनिश होता है बाय रेन, उससे ज़्यादा अगर हम ओवर यूज़ करने लगे तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको रिप्लेनिश होने के लिए, मीन्स फिर से भरने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ओवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, अभी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल मीन्स वो फिर से नहीं बनेंगे। ओके, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है, मीन्स वो फिर से बन सकता है, मगर उसका भी ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल के बारे में क्या दिया है, देखो ऐसे रिसोर्सेज की जो एक बार ख़त्म हो गए, ओके, तो उसको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। वी हैव फिक्स स्टॉक, इनका एक फिक्स स्टॉक है अर्थ पे जो फिर से नहीं बनेगा, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश। वी टू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, तो इसके अल्टरनेटिव में हमें नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द stock.
हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। तो इसके लिए हमें नए रिसोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया देखो, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है जिससे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उसमें क्या है देखो, क्रूड ऑयल। तो टेबल नंबर 1.7 पे आप देख सकते हैं डेटा है, रिजर्व्स 2017 का है ये। मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कितने रिजर्व्स है क्रूड ऑयल के, तो 1000 मिलियन बैरल्स, 836,000 मिलियन बैरल्स है वहाँ पे। और ये आगे चल सकता है 70 ईयर्स तक, इतना स्टॉक है इसका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 69,000 मिलियन बैरल्स है, 10.5 ईयर्स तक चलेगा ये। और पूरी दुनिया में ये है 1,732,000 मिलियन बैरल्स, जो 47 ईयर्स मीन्स नेक्स्ट 50 ईयर्स तक चल सकता है। और इस डेटा का सोर्स है देखो, एनर्जी इंस्टीट्यूट्स स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2024। तो क्रूड ऑयल के बारे में ये दिया है देखो। अभी ये जो टेबल हमारे पास दिया है एक एस्टीमेट है, मीन्स अंदाज़ा है कि ये इतने सालों तक चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमें बताता है कि हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट, कितने सालों तक ये चलेगा। अगर लोगों ने इस तरह से जो आज वो एक्सट्रैक्ट कर रहे क्रूड ऑयल को, अगर वो इसी रेट से चलेंगे तो कितने सालों तक वो हमें अवेलेबल रहेगा। तो रिजर्व्स बताते हैं कि पूरे दुनिया के लिए 50 ईयर्स तक ये रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए है। अलग अलग इसके बारे में भी दिया है। हाउएवर अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिचुएशन है, जैसे कि इंडिया है, डिपेंड है किस पर, तो इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम अब्रॉड, हम अब्रॉड से ऑयल खरीदते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। बिकॉज ये हमारे यहाँ पे इनफ स्टॉक नहीं है इसका क्रूड ऑयल का, कहाँ पे, इंडिया में। अगर इफ़ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये पूरे लोगों पर बर्डन इसका बढ़ जाता है। There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military and economic power। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ कंट्री है जैसे कि USA, वहाँ पे कम रिजर्व्स है ऑयल के, तो वो क्या करते हैं, तो वो ऑयल रिजर्व सिक्योर करना चाहते हैं। किससे, कैसे, तो थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार ख़त्म हो जाएगा, याद रखना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, यहाँ पे नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। ये इशू जो है ये ये बहुत ज़्यादा नहीं तो रीजनल या नेशनल के लिए नहीं रहेगा, नेशन के लिए नहीं रहेगा। हमारा जो फ्यूचर ये इससे जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये इज कंपेरेटिवली न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। सस्टेनेबिलिटी जो है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये एक नया एरिया है नॉलेज के लिए। इसका मतलब है कि आज यूज़ करना है और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। एक नया स्कोप या फिर नॉलेज के लिए एक नया इशू है, जहाँ पे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और अदर सोशल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। अभी डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, प्रोग्रेस का क्वेश्चन है, ये पेरेनियल है। पेरेनियल मीन्स 12 ही महीनों तक चलेगा, 12 मंथ तक चलेगा, पूरे साल भर के लिए है। At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go. As a member of society, हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हम मेंबर है सोसाइटी के, एक इंडिविजुअल के तौर पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। What we wish to become, हमें बनना क्या है, और what our goals are, और हमारे गोल्स क्या है। So the debate on development continue, मगर डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो कंटिन्यूसली चलने वाली है, मगर हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी एक बार देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो रहा है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर जो है पूरा वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन से कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।